इस कार एक्सीडेंट में इनके फादर और आंड्रे पुष्कर की डेथ हो जाती है और ओलेग ज़ोख किसी तरह से इस एक्सीडेंट से बच तो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि बिल्कुल आप सुनकर चौंक जाइए। वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेंस। आज हम बात करने वाले एक ऐसे आर्म रेसलर के बारे में जिसको देख के आपको लगेगा कि ये आर्म रेसलिंग के लिए ही पैदा हुए थे। आर्म रेसलिंग के म्यूटेंट ओलेग ज़ोख। इस आर्म रेसलर को अगर आप देखेंगे तो इनका हाथ देखने में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही एक म्यूटेंट है या फिर एक्समैन के कोई मेंबर, या फिर कोई लोग इन्हें पॉपाई का रिश्तेदार भी समझ लेते हैं। सिर्फ ओलेग ही नहीं, इनके जैसे और भी म्यूटेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और आर्म रेसलर जर्मनी का जिसका नाम है मैथियास श्लिट, इनका भी एक हाथ काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा है दूसरे हाथ से। यहाँ तक कि अमेरिका का भी एक और आर्म रेसलर है जेफ डेव, इसका दोनों ही हाथ अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इनके बाकी बॉडी के कंपैरिजन में। लेकिन इनके हाथ कैसा होने का रीज़न क्या था? क्या ये कोई बीमारी है या फिर आर्म रेसलिंग की एक्सेस ट्रेनिंग से इनका एक हाथ इतना ज़्यादा डेवलप कर गया? सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बाकी फेमस आर्म रेसलर की तरह ये भी पैदा हुए थे यूक्रेन में, जैसे कि डेनिस और अलेक्सी वोवोडा। पता नहीं यूक्रेन में किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है, स्कूल से ही आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग चलती है क्या? क्योंकि हर बड़ा आर्म रेसलर यूक्रेन से ही निकल रहा है। तो ये पैदा हुए थे यूक्रेन के एक छोटे से गांव ऑल्जेनाई में। हालांकि अब आप इन्हें जानते होंगे एक लेफ्ट हैंड आर्म रेसलर की तरह, लेकिन बचपन में ये राइट हैंडेड हुआ करते थे और इनका लेफ्ट हैंड बिल्कुल ही कम काम करता था। ये सुनने में काफ़ी हैरत अंगेज लगता है और जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता गया। लेकिन इसका रीज़न क्या था? इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये पता चलता है जब इनकी एक रिपोर्ट डॉक्टर्स की, जब ये हॉस्पिटल में थे अपनी पैदाइश के टाइम, उस टाइम की रिपोर्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये पैदा हुए थे एक बर्थ डिफेक्ट जो कि जेनेटिक है, जिसे कहा जाता है कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफी। और कुछ सालों में ही इनकी माँ नोटिस करती हैं कि इनका लेफ्ट हैंड काफ़ी ज़्यादा कम एक्टिविटी शो करता था, यहाँ तक इनका रिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म था। ये देखते हुए इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और वहाँ ये पता चलता है कि इनका अम्बिलिकल कॉर्ड इनके लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट आर्म के ऊपर बर्थ से पहले ही काफ़ी ज़्यादा टाइटली बाइंड हो गया था, जिसके चलते उस हाथ की मोटर एक्टिविटी और टेंडन रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। और यही रीज़न है कि इनका लेफ्ट हैंड बचपन में कमज़ोर था। और ये जब अपने टीन एज में पहुंच जाते हैं उस टाइम ये राइट हैंड में आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में जाना स्टार्ट करते हैं। और जब ये अपने पहले कॉम्पिटिशन में राइट हैंड में जाते हैं उसमें ये हार जाते हैं। इसके बाद ये ट्रेनिंग ज़्यादा सीरियसली स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग के बीच में ही ये सोचते हैं कि क्यों ना अपने लेफ्ट हैंड को भी ट्रेन किया जाए, ताकि उसमें जो बीमारी के चलते प्रॉब्लम है उसे दूर करने का कोई रास्ता दिख सके। और ट्रेनिंग स्टार्ट करते ही इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया जो आज तक ये सुनते आए थे लोगों से और जो जेनेटिक्स के नाम पे इन्हें बताया जा रहा था। इनका लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग करते ही ज़्यादा डेवलप करने लगा इनके राइट हैंड के कंपैरिजन में, यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ भी राइट हैंड से 2 गुने रफ्तार से ज़्यादा बढ़ने लगी। और ये चीज़ देख के बाकी लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि जिस चीज़ को इनकी वीकनेस बताई जाती थी वो चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी अपने हार्ड वर्क की वजह से। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब इनका एक हाथ इतना ज़्यादा साइज़ में बढ़ गया और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि ये हाथ ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा था? इसके लिए अगर आप सबसे पहले इनके रिस्ट और इनके हैंड का एक्सरे देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा ये कितने ज़्यादा अलग थे बाकी लोगों से। इनके फिंगर्स के बोन में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप है। इसके चलते इसमें मास डेवलप होने का काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, जिसके चलते इनका रिस्ट और पाम बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और इनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करें तो इनका हैंड ऑलमोस्ट 12 इंच का था और इनका राइट हैंड से इनका लेफ्ट हैंड काफ़ी बड़ा था। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए आम लोग के सामने इनका हैंड कैसा ही दिखता होगा। और इनके थंब का प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अलग था बाकी लोगों से। इनका थंब इनके हाथ में काफ़ी नीचे प्लेस करता था नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। इससे इनको आर्म रेसलिंग में शायद कुछ एडवांटेज भी मिल जाती थी, क्योंकि अपोनेंट इनके थंब को सही से ग्रिप नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि अगर इनके हाथ पे स्ट्रैप मैचेस में स्ट्रैप्स भी बांधा जाता था उसमें भी इनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता था इनकी डिफॉर्मिटी की वजह से। इनका स्ट्रैप बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे बाइंड होता था, जिसके चलते इनको लेवरेज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता था दूसरे लोगों से और इनका स्ट्रेंथ सिर्फ स्ट्रैप के पोजीशन से ही थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। और अगर हम इनके फोरआर्म को देखते हैं तो वो भी आम लोग के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है और दूसरे आर्म के कंपैरिजन करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ये मस्कुलर और बड़ा नज़र आता है। इसको समझने के लिए अगर हम इनके हाथ में ब्रैकोरेडियालिस इस मसल का इंसर्शन देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा इसका रीज़न क्या था। दूसरे हाथ के कंपैरिजन में इनके इस हाथ का ब्रैकोरेडियालिस मसल लगभग 5 से 6 इंच नीचे इंसर्ट करता था। इसे मसल बेली या फिर मसल इंसर्शन कहते हैं। यही चीज़ आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में देख सकते हैं जिनके फोरआर्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं, जैसे कि फिल हीथ, रेमोन डिनो। इन लोगों के फोरआर्म्स में ये मसल काफ़ी नीचे तक इंसर्ट होता है, जिससे एक इल्यूज़न बन जाता है मसल्स के ज़्यादा बड़े होने का। तो ये कोई एक्स्ट्रा मसल नहीं था, ये एक्चुअली वही मसल था जो आप में और हम में होता है, लेकिन इनका मसल बेली कुछ ज़्यादा ही लंबा था, इस वजह से ये इस तरीके का इल्यूजन बनाता था। लेकिन अगर आप इनके बाइसेप्स देखेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आम लोगों की तरह ही नजर आता है। तो इनकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट्स है वो इनके फोरआर्म्स ही हैं, जो इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं आम लोगों के कंपेरिजन। इसके लिए एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इनकी ट्रेनिंग।
इन्होंने आर्म रेसलिंग के लिए अपना खुद का एक इक्विपमेंट बना लिया था अपने गार्डन में, जिसमें ये कुछ वायर, पुलीज और सीमेंट के स्लैब्स को वेट की तरह यूज़ करके आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते थे। और इनको खुद पता भी नहीं था कि इस सीमेंट के स्लैब का वेट कितना था। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट पुल करने की कोशिश करते थे और उससे ट्रेन करके ये आर्म रेसलिंग चैंपियन बन गए लेफ्ट हैंड में पूरी दुनिया में। ये 2009 में राइट हैंड से हारने के बाद सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं और इतना ज़्यादा खुद को ग्रो कर लेते हैं कि ये इंटरनेशनल अगले ही साल खेलने चले आते हैं। यूक्रेन में सारे लोकल टूर्नामेंट्स लेफ्ट हैंड में जीतने के बाद ये वे इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंच चुके थे और वहां आते के साथ ही ये वर्ल्ड चैंपियन बन गया लेफ्ट हैंड में। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट आर्म रेसलर बन गए, जो सिर्फ 18 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो एक ऐसा इंसान जिन्हें बचपन में जिस हाथ से हैंडीकैप घोषित कर दिया गया था, वो अब वर्ल्ड चैंपियन आर्म रेसलर बन गया है उसी हाथ में। ये सुनने में जितना ज़्यादा अनबिलीवेबल लगता है उतना ही ज़्यादा सच है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बड़े बड़े आर्म रेसलर्स को खासकर लेफ्ट हैंड में हरा दिया है, जैसे कि जॉन ब्रेजेंक, यहाँ तक कि डेवोन लैरेट को भी एक कंपटीशन में इन्होंने लगभग पिन कर ही दिया था एक राउंड में। हालांकि डेनिस किपलिंकोव जैसे एथलीट के सामने ये नहीं टिक पाते थे और डेनिस इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया करते थे। लेकिन फिर भी इतनी कम एज में और इतना कम बॉडी वेट और प्लस अपनी बीमारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े बड़े आर्म रेसलर्स को भी ये टक्कर दे चुके हैं। तो ओलेग से एक चीज़ तो समझ में आती है कि इनकी जेनेटिक्स जितनी ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इनका स्ट्रेंथ और इनका हार्डवर्क उतने ज़्यादा अच्छे थे। तो जो लोग यहाँ पे जेनेटिक का रोना रोते हैं, अक्सर आपने जिम में भी सुना होगा कि वो अपने बॉडी का ग्रो ना करने का, खुद की फिजिक को डेवलप ना करने का एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो ये ओलेग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि उनके जेनेटिक्स उनके सामने कुछ बैरियर बन सकते हैं। इन्होंने लेफ्ट हैंड, जो इनका सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट था, उसको उन्होंने स्ट्रेंथ बनाई और उससे ही वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो इससे पता चलता है कि जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे, आप जानेंगे नहीं कि आपकी जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं और उसे आप किस तरह से चेंज करके डिस्कवर कर सकते हैं। और अब ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे भी बड़ा चैलेंज था। और इंसान को किस किस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है, ओलेग उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 2018 में कुछ ऐसा होता है जो किसी भी इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। 2018 में इनका एक कार एक्सीडेंट होता है, जिसमें इनके साथ इनके फादर और आंद्रे पुष्कर भी थे, जो एक आर्म रेसलिंग लेजेंड है और इनके ट्रेनिंग पार्टनर भी हुआ करते थे। इस कार एक्सीडेंट में इनके फादर और आंद्रे पुष्कर की डेथ हो जाती है और ओलेग ज़ॉफ किसी तरह से इस एक्सीडेंट से बच तो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि बिल्कुल आप सुनकर चौंक जाइएगा। इनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड हो गया था लेफ्ट, वही इंजर्ड हो जाता है। इसके अलावा इन्हें मेंटल ट्रॉमा तो साथ में होता ही है, यहाँ तक कि इनका ब्रेन भी डैमेज हो जाता है और पार्शियल मेमोरी लॉस भी हो जाती है। इतना कुछ सफ़र करते हैं ओलेग, इसके बाद भी ये हार नहीं मानते हैं। और इसके बाद ओलेग के लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर भी हो गया और इनकी मोटर और न्यूरल एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो गई। लेकिन ओलेग बिल्कुल गिव अप नहीं करते हैं और ये 3 साल के रिहैब पर जाते हैं और इतना ज़्यादा डेडिकेशन और विल शो करते हैं कि 3 साल के रिहैब के बाद ये फाइनली रिकवर कर जाते हैं। और सिर्फ रिकवर नहीं, ये फिर से एक इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट में कम्पीट करते हैं। और इसके बाद ये कमबैक करते हैं 2021 में, और उस टाइम पे वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी रोमानिया में, और ये अपने से 10 kg ज़्यादा वेट वाले कैटेगरी में कम्पीट करते हैं और उसमें लोगों को हरा भी देते हैं और वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं और ये 9th टाइटल अपना क्लेम कर लेते हैं। आपने बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड में मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारी इंस्पिरेशन स्टोरी भी सुनी होगी और बहुत सारी की लाइफ ट्रेजेडी भी देखी होगी, लेकिन ओलेग जैसी लाइफ ट्रेजेडी हमने पहली बार देखी। और इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था ये इंसान, इतना ज़्यादा ये फोकस और इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था ये अपने गोल्स और डिटर्मिनेशन को लेके। और अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो ओलेग है। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आपको आर्म रेसलिंग में या बॉडी बिल्डिंग में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। डेनिस किपलिंकोव की पूरी कहानी, लेवान का स्टेरॉइड साइकिल, डेवॉन लैरेट और जॉन ब्रेजेंक की भी पूरी कहानी, इसके ऊपर हम पहले से वीडियोस बना चुके हैं अपने चैनल पर। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। तो आप उसको जाके चेक करें और स्टे ट्यून विद कॉल ऑफ गेम।